अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक पार्क में हूँ और यहाँ पे मुझे खासी अच्छी लाइट मिल रही है। अभी अभी मैंने जो कि वॉक की है, ये मेरे बाल खड़े हैं, पसीना मेरे चेहरे पे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइट अच्छी मिल रही है और मेरे पास टाइम अच्छा है, आज अवेलेबल है। तो आई जस्ट हैड एन आइडिया कि क्यों ना हम अपनी बुक रिव्यू, जो मेरा काफ़ी दिन से पेंडिंग चला आ रहा है, अबाउट रूमी सीक्रेट, ब्रैड गूच की बुक जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, क्यों ना उसका रिव्यू स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ये द रूमी सीक्रेट जो बुक है ब्रैड गूच की, ये कोई पुरानी बुक नहीं है, ये साल पहले की बुक है। ऑलमोस्ट अराउंड एक साल, एक या 2 साल के दरम्यान में रिलीज़ हुई है। अभी यहाँ पे ये मार्केट में मौजूद है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है और हो सकता है अब ये पाकिस्तान में अपीयर होना शुरू हो गई हो, क्योंकि मुझे ये आइडिया है कि इतनी जल्दी ये किताबें पाकिस्तान नहीं पहुँचती। एक्चुअली यहाँ भी इतनी जल्दी फ़ौरन नहीं पहुँचती, दुबई में भी, अबू धाबी में भी, यूरोप में 6 साल 6 महीने के बाद ही यहाँ पे पहुँचती हैं और पाकिस्तान में उसके भी बाद पहुँचती हैं। तो मैं आपको उसका इसीलिए इमीडिएट रिव्यू दे दूँ, सिर्फ उस किताब का रिव्यू रूमी के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो किताब है रूमी सीक्रेट, दैट इज़ ऑल अबाउट रूमी, दिस इज़ एक्चुअली हिज बायोग्राफी। और राइटर ने इतनी रिसर्च की है उसमें, इतनी रिसर्च की है उसने, कोई ऑलमोस्ट कई साल बताए हुए हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे फिरा है, मुख्तलिफ मुल्कों में गया है, लोग उसने स्कॉलर्स ढूंढे हैं जिन लोगों ने रूमी के बारे में लिखा है, वो ऐसे लोगों के पास गया है जो रूमी को जानते थे, वो उन रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर उस जगह वो गया है, हर उस जगह पे, उस लोकेशन पे वो पहुंचा है जहाँ से उसको कोई भी नॉलेज मिल सकता था। और वो इतने सालों की रिसर्च, वो आप अगर किताब देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 300 सफ़ात में से जो आखिरी 50 सफ़ात हैं वो उसके रेफरेंसेस से भरे हुए हैं, वो उसके उन रेफरेंसेस से भरे हुए हैं जहाँ से उसने वो नॉलेज लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वो रिसर्च उसने कितनी ज़्यादा रिसर्च की है, उस पर कितना ज़्यादा उसने टाइम दिया है। और वो हमारी तरह, जैसे हमें लगता है कि कमरों में बैठ के रिसर्च हो जाती है, वो कमरों में बैठ के रिसर्च नहीं की गई, वो कोनिया में पहुंचा है, वो हर उस लोकेशन पे पहुंचा है जहां से रूमी का गुज़र हुआ है। तो फिर आप उस रिसर्च का अंदाज़ा करें कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी। बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक किताब है, और जब आप उसके रेफरेंसेस देखेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। ठीक है, अब उस बुक में है क्या, तो वो मैंने आपको बताया कि उस बुक में रूमी की बायोग्राफी है। जब हम उस बुक का रिव्यू करेंगे तो रूमी के बगैर नहीं हम कर सकते। हम बुक का रिव्यू तो सिर्फ यहीं तक रहेगा कि बुक कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन रूमी कौन था ये हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि रूमी था कौन, आखिर रूमी था कौन। हम में से तकरीबन हर बंदे को रूमी का नाम ज़रूर पता है, और जिन्होंने 40 रूल्स ऑफ लव, इल्फ शफक का नावल पढ़ा है, वो ये भी जानते हैं कि रूमी के साथ एक शम्स तबरेज़ भी था और उसके कुछ 40 रूल्स ऑफ लव भी हैं। ये हम सबको पता है जिन्होंने वो नावल पढ़ा है, लेकिन उसके आगे आगे रूमी था कौन भाई, ये बहुत सारे काफ़ी कम लोगों को पता है, और वैसे सारा इस किताब में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ रूमी था कौन। ठीक है, 13वीं सदी ईस्वी में जब मंगोलों का ज़माना था, तातारी जब मिडल ईस्ट में और अरब दुनिया में और तमाम मुसलमानों को और वो बड़ी बड़ी रियासतों को जब वो ख़त्म कर रहे थे और वो खोपड़ियों का अंबार लगा रहे थे, उस ज़माने की बात है। रूमी 13वीं सदी ईस्वी में था और वो बल्ख में पैदा हुआ था, और रूमी एक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, एक मुफ्ती, एक उस वक्त के अपने हाईली रैंक्ड स्कॉलर के घर में पैदा हुआ था। वो कोई मिस्टिक नहीं था। हम उसको एज अ मिस्टिक जानते हैं, येस इट्स ट्रू, बट ही वॉज नॉट बॉर्न अ मिस्टिक। एक बहुत ही हाईली लर्न, हाईली ऑथेंटिक स्कॉलर के घर में, बाहा वालिद के घर में रूमी का जन्म हुआ था, बल्ख में। लेकिन चूँकि उनके वालिद खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने ज़माने के, और सरकारी सरपरस्ती में उस वक़्त वो वहाँ पे जॉब करते थे, और उनको उस ज़माने में 13वीं सदी ईस्वी में मुफ्ती जो वहाँ पे हमारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स किससे भी ऊंचे के लेवल के होते थे, जो तमाम चीज़ों को गवर्न करने वाले होते थे, उनके लेवल के चूँकि उनके वालिद थे, और पूरा मदरसा, पूरा जो यूनिवर्सिटी कह रहे हैं उनके ज़माने की, जो उनका इलाका था, वहाँ पे वो खुतबे देते थे, वहाँ वो फतवे देते थे, वहाँ वो मसाइल बताते थे, और उस ज़माने का हाईली रैंक किस्म का उनका ओहदा था। ठीक है जी। अब
یہ بات دیکھ لیں، ہم نے دھیان میں رکھ لیں کہ رومی صاحب کہیں غریب کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کہیں عام سی جگہ پہ پیدا نہیں ہوئے تھے. ہائیلی رینکڈ پرسن، ایک اسکالر کے گھر میں پیدا ہوئے. اور وہ اسکالر جو تھے، اچھا اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ جو اسکالر تھے، اب یا تو یہ ان کی بصیرت تھی کہ چونکہ وہ اتنے بڑے اسکالر تھے، وہ اتنا جانتے تھے کہ ان کو نظر آ گیا کہ یہ جو تاتاریوں کا پھیل رہا ہے یہ سب کو لے کر جائے گا، اور مجھے، میری اولاد کو یا میرے بچوں کو یا میری اولاد میں سے اگر کسی نے ہائی لیول پہ نکلنا ہے تو اس کے لیے سیف جگہ کون سی ہے. سو ہی مائیگریٹڈ. اچھا جی، تو اب ان کی بصیرت نے دیکھ لیا کہ اگر میرا بیٹا کوئی بڑا اسکالر بنے گا تو وہ یہاں سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بلخ ان کے علاقوں کے، ان کے آس پاس کے جتنے اسکالرز تھے ان میں سے میجورٹی، اس میں جتنے اسلامک شریعہ کے، اسلام کے جتنے بھی اس زمانے کے وہاں کے بڑے بڑے اسکالرز تھے، وہ سب کے سب تاتاریوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے. بہاولر صاحب نے 2 سال لگائے پورا مڈل ایسٹ گھوم کر وہ کونیا پہنچے، بالکل آن دا اپوزٹ اینڈ، ایک 6-7 سالہ بچے کے ساتھ جو کہ رومی تھا. اور بس آپ یہ دیکھیں کہ آج 13ویں صدی عیسوی میں سفر ٹرینوں پہ، جہازوں پہ نہیں ہوتے تھے، گاڑیوں پہ نہیں ہوتے تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پہ ہوتے تھے، اور وہ صحرا میں سے ہوتے تھے. تو 2-3 سال تک بہا والد اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہجرت میں رہے. اب اگر ہم رومی کے لیول پر جا کر دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ 2 سال تک کریا ٹو کریا جس کو کہتے ہیں، شہر ٹو شہر، وہ ہجرت میں ہے، مسلسل سیٹل نہیں ہے. ہم خود دیکھیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کتنا سیٹلڈ انوائرمنٹ چاہیے، لیکن جب 7-8 سال کا بچہ ایک انسیٹلڈ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، 2-3 سال تک وہ ایک ہجرت کے لیول میں رہتا ہے، تو وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ زندگی کی ان مشکلات کو وقت سے پہلے جان لیتا ہے جو اس نے آنے والے وقت میں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اس چیز نے رومی کو کنٹریبیوٹ بھی کیا، 7 سالہ بچے کو کنٹریبیوٹ بھی کیا، اور مستقبل کے لیے سیو بھی کیا. اور وہاں سے چلے ہیں اور کونیا میں پہنچے ہیں، اور کونیا میں جا کے بہا والد نے ایک سرکاری سرپرستی میں ایک عہدہ قبول کیا، اور وہاں پہ اپنی فیملی کو سیٹل کیا. اور کونیا پھر وہ جگہ تھی جہاں پہ رومی ایز اے اسکالر، جس نے رومی نے تربیت لی، رومی کو اسٹیبلش کیا گیا اپنے والد کے انڈر. رومی کے والد بہا والد نے اپنے بیٹے کو مکمل طور پہ ٹرینڈ کر کے، ان کی پوری ایجوکیشن، پورا ہر چیز کر کے ان کو ایک اسٹیبلشڈ اسکالر بنایا. اب یہ میری بات اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ ان کو ایک اسٹیبلشڈ اسکالر بنایا، ان کو تراش کے، ان کو ناپ تول کے، ان کو پورے لوازمات کے ساتھ ایک اسکالر بنایا گیا جو ہائیلی لرن، ہائیلی رینک تھا. اور جو 25 سال کی عمر میں جب بہا والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہی واز ٹوٹلی پریپیئرڈ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. یہاں سے آگے کیا ہوتا ہے اب یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی.